अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल योर प्रोडक्टर। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग रोलिंग कैप्सूल के बारे में बात करने वाले हैं। रोलिंग कैप्सूल में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है वो है ओमिप्राजोल, जो कि 20 mg इसमें अवेलेबल है। ये एक प्रोटीन पंप इनहिबिटर मेडिकेशन है जो कि स्टमक की कुछ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं रोलिंग कैप्सूल का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, रोलिंग कैप्सूल के साइड इफेक्ट क्या हैं, रोलिंग कैप्सूल की ड्रग इंट्रैक्शंस के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, इसकी वार्निंग्स क्या हैं, इसकी डिजीज इंट्रैक्शंस के बारे में हम लोग बात कर लेंगे और लास्ट पे हम लोग देखेंगे इसकी डोजेज और इसकी प्राइस के बारे में। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए और जानते हैं रोलिंग कैप्सूल की डिटेल में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि रोलिंग कैप्सूल का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। तो रोलिंग कैप्सूल का इस्तेमाल जो है, चूंकि ये एक प्रोटीन पंप इनहिबिटर मेडिसिन है, इसलिए इसका इस्तेमाल जो है सबसे पहले किया जाता है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके जो स्टमक का एसिड है वो वापस जो है ग़िज़ाई नाली यानी एसोफेजियस में बहता है, जिससे आपके सीने में बहुत ज्यादा जलन होती है, सीने में बहुत ज्यादा दर्द होती है, या फिर और भी बहुत सारी कंडीशंस जैसे कि आपको वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम लोग गैस्ट्रोएसोफेजियल डिजीज बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल जो है वो इंतहाई मुफीद होता है। नेक्स्ट, इसका इस्तेमाल किया जाता है पेप्टिक अल्सर डिजीज में। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके स्टमक या फिर छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसके ऊपर जख्म पैदा होते हैं। अक्सर बैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर पायलोरी के इन्फेक्शन या फिर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से ये सब होता है। तो इस कंडीशन में भी आप रोलिंग कैप्सूल का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसका इस्तेमाल किया जाता है ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में। ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम जो है ये एक गैर मामूली हालत होती है जिसमें आपका जो मैदा है वो बहुत ज्यादा तेजाब पैदा करता है, जिससे मैदे में और छोटी आंत में अल्सर जो है वो हो जाते हैं। तो उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है, बर्निंग होती है और आप कुछ भी खाते हैं तो उससे वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, नोजिया की शिकायत रहती है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप रोलिंग कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गए इसके यूजेस। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें इसके साइड इफेक्ट्स की, तो इसके साइड इफेक्ट्स में सबसे पहले रोलिंग 20 mg यानी ओमिप्राजोल का इस्तेमाल करने से आपको कुछ साइड इफेक्ट शो हो सकते हैं, जिसमें आपको हेडिक हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग की शिकायत देखने को मिल सकती है, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, कब्ज हो सकती है, ड्राई माउथ, फ्लैटुलेंस या फिर डिजीनेस की शिकायत जो है वो देखने को मिल सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आपने इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। नेक्स्ट, अगर हम लोग देखें इसकी ड्रग इंट्रैक्शंस के बारे में, तो इसकी ड्रग इंट्रैक्शंस में ये जो मेडिसिन है ये बहुत सारी मेडिसिन को जो है वो इंट्रैक्ट कर सकती है, जिसमें कुछ के बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताती हूँ। जिसमें सबसे पहले है एंटीकोगुलेंट्स यानी ब्लड थिनर मेडिसिन होती हैं, जिसमें सबसे पहले वार्फरिन है, उसको ये जो है ये इंट्रैक्ट कर सकती है। और कुछ एंटी प्लेटलेट मेडिकेशंस होती हैं जिसको ये मेडिसिन जो है वो इंट्रैक्ट कर सकती है। इसमें मिसाल के तौर पे क्लोपिडोग्रिल मेडिसिन जो है वो शामिल है। नेक्स्ट, ये डाइजिपाम या फिर कुछ अदर बेंजोडाइजापीन्स को ये मेडिसिन इंट्रैक्ट कर सकती है, डाइजॉक्सन को ये मेडिसिन इंट्रैक्ट कर सकती है, और ये कुछ HIV मेडिकेशंस को इंट्रैक्ट कर सकती है। कुछ एंटीबायोटिक्स जैसा कि क्लोरिथ्रोमाइसिन या फिर एरिथ्रोमाइसिन, और कुछ एंटी फंगल मेडिकेशंस जैसे कि कीटोकोनाजोल या फिर इंट्राकोनाजोल को ये मेडिसिन जो है वो इंट्रैक्ट कर सकती है। तो ऐसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर जो है वो कंसल्ट करना है। नेक्स्ट, इसकी डिजीज इंट्रैक्शंस में ये कि ये लीवर डिजीज वाले जो पेशेंट्स हैं वो इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। किडनी डिजीज वाले, ओसिटोपायरोसिस वाले या फिर गैस्ट्रिक मैलिग्नेंसी वाले पेशेंट्स जो हैं वो भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। नेक्स्ट, अगर हम लोग देखें इसकी डोजेज के बारे में, तो इसकी जो डोजेज है हर डिजीज के हिसाब से ये डिफरेंट होती है। जैसा कि गर्ड यानी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में इसकी डोज जो है वो डिफरेंट होगी। जैसे कि 20 mg या 40 mg वाला जो एक कैप्सूल है वो आपने डेली लेना होता है अप टू 8 वीक्स तक। इसी तरह ड्यूडिनल एंड गैस्ट्रिक अल्सर्स को ट्रीट करने के लिए इसकी डोज डिफरेंट होगी। जैसे इसकी रिकमेंडेड डोज इसमें ये होगी कि इसमें 20 to 40 mg वाला जो कैप्सूल है वो आपने दिन में एक दफा लेना है फॉर 4 to 8 वीक्स तक। और फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ड्यूडिनल एंड गैस्ट्रिक अल्सर काज्ड बाय नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, तो इसमें जो है इसकी रिकमेंडेड डोज 20 mg वाला कैप्सूल आपने रोजाना लेना है। तो इसी तरह हर बीमारी में इसकी जो डोजेज है वो डिफरेंट होती है, तो इसलिए आपने इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से जो है वो
जरूर कंसल्ट करना है, ताकि आपको इसकी सही डोजेज और खाने का सही तरीका बता सकें डॉक्टर, और उसके बाद आप इसका इस्तेमाल करें। और इसको आपने जो है वो अपने खाली पेट लेना होता है, यानी 15 से 30 मिनट पहले खाने से आपने इसका इस्तेमाल जो है वो करना होता है। नेक्स्ट और लास्ट पे अगर हम लोग देखें इसकी प्राइस के बारे में, तो ये रूलिंग 20 mg वाला जो कैप्सूल है, इसके एक बॉक्स में 14 कैप्सूल्स होते हैं और ये आपको 366 रुपीज में किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से इजीली मिल जाएंगे, तो आप लेकर यूज कर सकते हैं। इसी के साथ मेरी आज की जो वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरे चैनल योर प्रोडक्ट को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।